जय हिंद साथियों, विद्यापीठ स्टेटमेंट में आप सभी साथियों का स्वागत है। आइए हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं बिहार पुलिस का जो पेपर सीरीज प्रीवियस ईयर का पेपर सीरीज चल रहा है उसका ही पेपर नंबर 28 होगा। ठीक है, ये जो देखिएगा 12/1/2020 को लिया गया बिहार पुलिस नियुक्ति परीक्षा फल का हल प्रश्न पत्र है। ठीक है, तो चलिए इसका यदि PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ से आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में बेल आइकन होगा उसको दबाइए ताकि जो भी हम वीडियो डालेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। कह रहा है एक समान गति दर्शाने वाले वेग समय आलेख का ढाल होता है, तो आंसर हो जाएगा 0। एक समान गति दर्शाने वाले वेग समय आलेख का ढाल 0 होता है। वेग समय ग्राफ में tan थीटा या ढाल प्रवणता से वस्तु का त्वरण ज्ञात होता है। यहाँ पे ये फिगर बना रखा है ग्राफ, उसमें हम देखेंगे पहला जो नंबर है ये कह रहा है वस्तु समान वेग से चल रहा है, अर्थात त्वरण क्या है यहाँ पे 0 हो जाएगा। त्वरण एक समान है यानी दो पे, यहाँ पे दो पे त्वरण जो है समान है। कह रहे समय के साथ वस्तु का त्वरण बढ़ रहा है, समय के साथ वस्तु का त्वरण ये 3 नंबर में बढ़ रहा है। फिर कह रहा है समय के साथ वस्तु का त्वरण जो है यहाँ पे घट रहा है, 4 नंबर में घट रहा है। और 5 नंबर में कह रहा है यह जो है असंभव ग्राफ है। फिर आता है दूरी समय ग्राफ एक समान गति के लिए, तो यहाँ पे ये दे रखा है। कह रहा है पहला नंबर ग्राफ का भाग OP वस्तु की एक समान चाल को प्रदर्शित करता है। ग्राफ नंबर 2 जो है वस्तु का भाग PQ जो कि X अक्ष के समानांतर है वस्तु की विरामावस्था को प्रदर्शित करता है। तीसरा जो कह रहा है ग्राफ का भाग QT गति की विपरीत दिशा को प्रदर्शित करता है। 2 नंबर पॉइंट कह रहा है भारी जल का अनुभार होता है, तो आंसर हो जाएगा 20 होता है। भारी जल का अनुभार 20 होता है। भारी जल का रासायनिक सूत्र DTO है, इसे जो है ड्यूटेरियम ऑक्साइड भी कहा जाता है। कह रहा ड्यूटेरियम हाइड्रोजन का जो है वह समस्थानिक होता है। D2O का अनुभार जो होता है 2 × 2 + 16 यानी 20 होता है टोटल। कह रहा नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल और ग्रेफाइट का जो उपयोग है मंदक के रूप में किया जाता है। भारी जल की खोज जो है यूरे नामक वैज्ञानिक ने की थी। नाभिकीय रिएक्टर में रिएक्शन दर को कम करने के लिए कैडमियम और बोरॉन की छड़ का इस्तेमाल नियंत्रक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है भारी जल जो है नामकरण का कारण यह है कि इसका घनत्व साधारण जल से अधिक होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कह रहे भारत में प्रथम भारी जल संयंत्र नांगल रूपनगर पंजाब में 1962 में स्थापित किया गया था। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है फ्रॉम ए न्यू वर्ड फ्रॉम द फ्लोइंग वर्ड बाय यूजिंग ए अप्रोप्रिएट प्रीफिक्स आउट ऑफ द प्रीफिक्स गिवन बिलो। जैसे है एबिलिटी, एबिलिटी में यदि हम इन लगा देंगे तो क्या हो जाएगा इन एबिलिटी, यहाँ पे ए हो जाना चाहिए। चलिए चौथा क्वेश्चन कह रहा है भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वृष्टि मुख्य रूप से जिस कारण से होती है उसे क्या कहते हैं, उसे कहा जाता है शायद पश्चिमी विक्षोभ। देख लेंगे आगे, हाँ सही है, पश्चिमी विक्षोभ भी कहते हैं। भारत के उत्तरी पूर्वी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वृष्टि मुख्य रूप से पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। भूमध्य सागर से आने वाली जो है पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा जो वर्षा होती है वह एक प्रकार की चक्रवातीय वर्षा होती है। यह वर्षा जाड़े के समय में पश्चिमोत्तर भारत में मुख्यतः पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश आदि में होती है। भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता है कि जाड़े में फुहारे के समान वर्षा होना। नेक्स्ट है भारत में शीतकालीन पवनों की दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर होती है। नेक्स्ट है शीत ऋतु में तमिलनाडु में होने वाली वर्षा चक्रवातीय प्रकार की होती है। भारत में अधिकांश वर्षा जो है दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है। भारत के पश्चिमोत्तर भाग में अरब सागर का मानसून पहले पहुंचता है। लास्ट पॉइंट कर भारत में पर्वतीय वर्षा जो है सर्वाधिक होती है। 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है जलीय विलय में क्षार धातु की अपचायक सामर्थ्य का सही क्रम क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा B, यानी हो जाएगा क्या, यह है लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रूबिनियम और सीजियम। जलीय विलय में क्षार धातु की अपचायक सामर्थ्य का सही क्रम ये दे रखा है। ये सभी धातु जो है आवर्त सारणी के प्रथम समूह के धातु हैं। फिर आता है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रूबियम, सीजियम और फ्रेनहाइट।
इन सभी को क्षारीय धातु कहा जाता है। जो क्षारक जल में विलय होता है उसे क्षार कहते हैं। धातु से अभिक्रिया करने पर क्षारक लवण और हाइड्रोजन गैस देता है। क्षार जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण बनता है। क्षार धातु कोमल होता है, अतः इसे जो है चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। 6 नंबर क्वेश्चन है, करें किन दो भौतिक राशियों के मात्रक समान है, तो आंसर हो जाएगा वेग और चाल का। यानी वेग एवं चाल का जो भौतिक राशि है वो क्या होता है, समान होता है। वेग का ऐसा मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है, जिसे हम मीटर प्रति सेकंड लिखेगा, जब सेकंड के ऊपर ले जाते हैं तो -1 पावर हो जाता है, जैसे कि एम प्रति सेकंड हुआ, ठीक। और यदि इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस लग जाता है, तो यही यहाँ पे बना है। कह रहा है चाल का ऐसा मात्रक भी मीटर प्रति सेकंड ही होता है, ठीक है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई को हम पारसेक कहते हैं। एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष, और एक प्रकाश वर्ष जो बराबर जो होता है वो होता है 3.08 × 10⁻16 मीटर के। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। कह रहा है कार्य का CGS पद्धति में मात्रक अर्घ होता है 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्घ होता है। चलिए 7वां क्वेश्चन कर रहा है दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों के बहने की दिशा है, तो आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम। दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों के बहने की दिशा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर होती है। दोनों गोलार्ध में उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब से विषुवतीय निम्न दाब की ओर चलने वाली हवा को व्यापारिक पवन कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर होती है। कह व्यापारिक पवनों की दिशा साल भर एक ही जो है रहती है। पछुआ पवनें भी अस्थायी पवन का उदाहरण है। 8वां क्वेश्चन कह रहा है 2001 से 2011 के दशक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर है, तो आंसर हो जाएगा मेघालय में। कह रहे 2001 से 2011 के दौरान भारत के निम्नलिखित राज्यों में से मेघालय में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर है। 2001 से 2011 के बीच भारत का दशकीय वृद्धि दर जो है वो 17.70% था। 2001 से 2011 के बीच सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर मेघालय राज्य में है, जो कि 27.95% रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है नागालैंड एकमात्र राज्य है जिसकी दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो 2001 से 2011 के बीच ऋणात्मक रही है, यानी -0.58% रही है। भारत में पहली जो है जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में हुआ था। भारत में नियमित जनगणना जो है की शुरुआत 1881 ईस्वी से लॉर्ड रिपन के समय हुई थी। वर्तमान में भारत जनसंख्या के दृष्टिकोण से विश्व का सबसे बड़ा देश बन गया है। वर्ष 2011 की जनगणना 15वीं जनगणना है, जबकि स्वतंत्र भारत की यह 17वीं जनगणना है। जनसंख्या की दृष्टि से राज्य का क्रम जो है घटते क्रम में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार है। जनसंख्या की दृष्टि से केंद्र शासित प्रदेशों का क्रम में घटते क्रम में दिल्ली, पुदुचेरी और चंडीगढ़ है। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला केंद्र शासित प्रदेश दादर एवं नागर हवेली है। फूलों के संवर्धन विज्ञान को कहते हैं, तो आंसर हो जाएगा फ्लोरिकल्चर। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को फ्लोरिकल्चर कहते हैं। जमीन पर फैलने वाली शाकीय सब्जियों की कृषि का अध्ययन ओलेरीकल्चर के अंतर्गत जो है आता है। पोमोलॉजी के अंतर्गत जो है फलों का अध्ययन किया जाता है। एंथोलॉजी के अंतर्गत फूलों का अध्ययन किया जाता है। एपीकल्चर के अंतर्गत मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है। और पीसीकल्चर के अंतर्गत मत्स्य पालन का अध्ययन किया जाता है। 10वां क्वेश्चन है निम्न में से कौन नकारात्मक स्वतंत्रता का प्रतिपादक है, तो आंसर हो जाएगा यासा या बर्लिन। कह रहा है यासा या बर्लिन नकारात्मक स्वतंत्रता का प्रतिपादक है। यासा या बर्लिन को ही सकारात्मक नकारात्मक स्वतंत्रता के वर्गीकरण का श्रेय जाता है। इन्होंने अपनी पुस्तक टू कॉन्सेप्ट ऑन लिबर्टी के जो है संशोधित संस्करण को फॉर एसे ऑन लिबर्टी के नाम से प्रकाशित किया था। स्वतंत्रता का आधार जो था वो था दमन का अभाव। नेक्स्ट पॉइंट है कार्ल पॉपुलर ने भी अपनी पुस्तक ओपन सोसाइटी एंड इट्स इनमीज में जो है सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता का बीज भेद किया है। नेक्स्ट पॉइंट है वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक कार्ल मार्क्स था। कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन है कौटिल्य के
अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राज्य के करों की वसूल के लिए जिम्मेदार था? तो आंसर हो जाएगा समाहर्ता। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार समाहर्ता राज्य के करों की वसूली के लिए जिम्मेदार था। संधिदाता मौर्य काल में राजकीय कोषाध्यक्ष होता था। कर्मनीतिक उद्योग एवं कारखानों का अध्यक्ष होता था। फिर आता है प्रेदिष्ठा और फौजदार न्यायालय का न्यायाधीश यानी कमिश्नर था। फिर आता है व्यवहारिक दीवानी न्यायालय का प्रमुख न्यायाधीश होते थे। फिर आता है अंतपाल सीमावर्ती दुर्ग का रक्षक होते थे। फिर आता है आर्टविक, ये वन विभाग का प्रधान अधिकारी थे। फिर आता है कौटिल्य या चाणक्य द्वारा रचित पुस्तक अर्थशास्त्र जो है वो राजनीतिक सिद्धांत की पुस्तकें हैं। नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन का है इंग्लैंड में किस वर्ष में जो है ग्लोरियस रेवोल्यूशनर यानी गौरवशाली क्रांति हुई थी? तो आंसर हो जाएगा 1688 में। इंग्लैंड में ग्लोरियस रेवोल्यूशन यानी गौरवशाली क्रांति 1688 ईस्वी में हुई थी। 1688 ईस्वी में क्रांति को इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति के नाम से जाना जाता है। गौरवपूर्ण क्रांति को रक्तहीन क्रांति भी कहते हैं। गौरवपूर्ण क्रांति के बाद विलियम तृतीय ब्रिटिश का शासक बना। गौरवपूर्ण क्रांति के द्वारा ही इंग्लैंड में मध्यम वर्ग का जो है आधिपत्य स्थापित हुआ। इंग्लैंड में 1642 ईस्वी में गृह युद्ध की शुरुआत हुई थी। इंग्लैंड का गृह युद्ध 7 वर्षों तक चला था। इंग्लैंड में गृह युद्ध की समाप्ति के बाद चार्ल्स प्रथम को राजद्रोह के आरोप में 1649 ईस्वी में फांसी दे दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है चाचा संज्ञा से विशेषण शब्द बनेगा? तो आंसर हो जाएगा चचेरा। देखिए यहाँ पे संज्ञा शब्द दे रखा है विशेषण यानी क्रम का कर्मिक बन जाएगा, अर्थ का आर्थिक बन जाएगा, इतिहास का ऐतिहासिक बन जाएगा, जहर का जहरीला बन जाएगा, आदि का आदिम बन जाएगा, नीति का नैतिक बन जाएगा, दीन का दैनिक बन जाएगा, गांव का गंवारू बन जाएगा, पुराण का पौराणिक बन जाएगा, सापेक्ष का संक्षिप्त बन जाएगा, सप्ताह का साप्ताहिक बन जाएगा, क्षण का क्षणिक बन जाएगा। फिर आता है पशु का पाश्विक बन जाएगा, प्रकृति का प्राकृतिक बन जाएगा, पिता का पैतृक बन जाएगा, भारत का भारतीय बन जाएगा, पत्थर का पत्थरीला बन जाएगा, राष्ट्र का राष्ट्रीय बन जाएगा, शरीर का शारीरिक बन जाएगा, विज्ञान का वैज्ञानिक बन जाएगा, संसार का सांसारिक बन जाएगा, समाज का सामाजिक और सोना से बनेगा सुनहरा। चलिए 14वां क्वेश्चन कह रहा है आसमान का नीला रंग होने का कारण क्या है? तो आंसर हो जाएगा प्रकाश का परिकिरण। आसमान का नीला रंग होने का कारण प्रकाश का परिकिरण है। वायु में उपस्थित धूल कणों के द्वारा जो है टकराकर प्रकाश का सभी दिशा में फैलने की घटना परिकिरण कहलाता है। प्रकाश के लाल रंग का परिकिरण सबसे कम तथा बैंगनी रंग के जो है प्रकाश के परिकिरण सबसे ज़्यादा होता है। लाल रंग का परिकिरण कम होने के कारण ही सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य लाल रंग का दिखाई देता है। नेक्स्ट 15वां क्वेश्चन कर है मोमबत्ती का जलना निम्न में से किस परिवर्तन का उदाहरण है? तो आंसर हो जाएगा केवल रासायनिक परिवर्तन का। मोमबत्ती का जलना केवल रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। पहला दे रखा है रासायनिक परिवर्तन वैसा परिवर्तन जिससे कोई वस्तु अपनी पुरानी अवस्था में नहीं लौट सकती है। रासायनिक परिवर्तन कहलाती है जैसे कागज का जलना, दही का जमना, लोहे पर जंग लगना आदि। फिर आता है भौतिक परिवर्तन में किसी वस्तु को पुनः उसकी पुरानी अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है मोम का पिघलना, जल से वाष्प या बर्फ बनना, चीनी घोलकर शरबत बनाना, स्प्रिंग को खींचना या दबाना, गलन, वाष्पन, संघनन, हिमयान, आसवन आदि भौतिक परिवर्तन का ही उदाहरण है। नेक्स्ट पॉइंट है आकृति और आकार में परिवर्तन, बिलियनों का जो है बनाना भी भौतिक परिवर्तन है। 16वां क्वेश्चन कर है किस वर्ष में बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम पारित हुआ था? तो आंसर हो जाएगा 1974 में। कह रहा है बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम वर्ष 1974 में पारित हुआ था। इस अधिनियम का जो संक्षिप्त नाम है वो है बियाडा एक्ट। बिहार में औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा देने के लिए बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण की स्थापना बियाडा एक्ट के तहत 1974 में की गई थी। इस अधिनियम में वर्ष 2017 में संशोधन किया गया। बिहार के प्रमुख उद्योग कारखाना जो है पहला दे रखा है रेशम उद्योग भागलपुर कटिहार में, चमड़ा उद्योग मोकामा गया दीघा में, उर्वरक उद्योग बरौनी में, खनन उद्योग औरंगाबाद में, तंबाकू उद्योग मुंगेर आरा गया बिहार शरीफ में। फिर आता है जूट उद्योग कटिहार समस्तीपुर दरभंगा में। फिर आता है सूती वस्त्र गया फुलवारी शरीफ मोकामा में। फिर आता है कागज उद्योग ये समस्तीपुर पटना और बरौनी में है। 17वां क्वेश्चन करें एड्स एक डैश जनित रोग है? तो आंसर हो जाएगा विषाणु जनित रोग है।
एड्स जो है वो विषाणु जनित रोग है। एड्स का पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स जो है HIV वायरस के कारण होता है। HIV का पूर्ण नाम जो होता है वो होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। विषाणु जनित रोग में देखिएगा तो छोटी माता जो होता है वो वेरिसेला वायरस के कारण, खसरा होता है मोरबिली वायरस के कारण, चेचक होता है बैरियोला वायरस के कारण, इन्फ्लुएंजा होता है मिक्सो वायरस के कारण, गलसुआ होता है मम्प्स वायरस के कारण। विषाणु जनित अन्य रोग जो होता है पोलियो, मेनिंजाइटिस, जुकाम आदि होता है। जीवाणु जनित रोग में हैजा, विब्रो कॉलेरी के कारण, डिप्थेरिया कॉरिन बैक्टीरियम डिप्थेरियाई के कारण, क्षय रोग माइकोबैक्टीरियम यानी ट्यूबरकुलोसिस के कारण, प्लेग पास्चुरेला पेस्टिस के कारण, टिटेनस क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी के कारण, न्यूमोनिया डिप्लोकोकस न्यूमोनी के कारण, सिफिलिस ट्रिपोनेमा पैलिडियम के कारण, काली खांसी हीमोफिलिस पर्टुटिस के कारण। प्रोटोजोआ जनित रोग में देखिए हैपायरिया, ये एंट अमीमा जिंजिनबेल के कारण होता है। सोने की बीमारी ट्रिप्रेनोसोमा के कारण होता है। काला ज्वर लिस्मेनिया डोनोवानी यानी बालू मक्खी काटने से होता है। मलेरिया प्लाज्मोडियम बाइबैक्स के कारण होता है। कवक जनित रोग में गंजापन जो होता है वो टीनिया कैपिटिस के कारण, एथलीट फ्रूट टीनिया पेडिस के कारण, खाज एकेरस इसके बीज के कारण, दांत जो होता है वो होता है ट्राइकोफाइटान लेस्कोसस के कारण। चलिए 98वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा दवा एक पीड़ाहारी है? तो आंसर हो जाएगा नोवल जीन हो जाएगा। कारण नोवल जीन जो है दवा एक पीड़ाहारी है। वैसे रसायन जो पीड़ा अथवा दर्द को कम कर देता है उन्हें पीड़ाहारी औषधि कहते हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन एक जो है एंटीबायोटिक दवा है। क्लोरोमाइसिटिन ये टाइफाइड की दवा है। पेनिसिलिन सर्वप्रथम निर्मित एंटीबायोटिक है जो पेनिसिलियम नोटेटम कवक से प्राप्त किया गया है। फिर आता है फेनासेटिन एंटीपायरिन पायरोमिडोन, ये शरीर का दर्द कम करने हेतु प्रयोग की जाती है। दर्द निवारक फेनासेटिन दुनिया की पहली सिंथेटिक दवा थी। फिर आता है एंटीपायरेटिक्स या ज्वारनाशक, ये जो है शरीर दर्द तथा बुखार उतारने में लाभप्रद है। फिर आता है एस्पिरिन क्रोसिन, ज्वार सिर दर्द और तथा गठिया के लिए लाभप्रद दवा है। चलिए 19वां क्वेश्चन करें, निम्न में से कौन एक जो है प्राथमिक उपभोक्ता होता है? तो आंसर हो जाएगा हिरन। हिरन क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता है। जैव घटक के अंतर्गत उत्पादक, उपभोक्ता तथा अपघटक आते हैं। हरे पेड़ पौधे कुछ खास जीवाणु तथा शैवाल उत्पादक वर्ग के अंतर्गत आते हैं। उपभोक्ता 3 श्रेणी के होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत वैसे जीव शामिल होते हैं जो भोजन के लिए पौधे पर निर्भर रहते हैं, जैसे बकरी, खरगोश, ऊंट, हिरन आदि। प्राथमिक उपभोक्ता का भक्षण करने वाले जीव द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता कहलाते हैं, जैसे मेढक, भेड़िया आदि। नेक्स्ट है प्राथमिक एवं द्वितीय उपभोक्ता को खाने वाले जीव जो है तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता कहलाते हैं, जैसे बाज, शेर, बाघ इत्यादि। नेक्स्ट है यहाँ पर दे रखा है प्राथमिक उपभोक्ता में हरे पेड़ पौधे घास आते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता में ये शाकाहारी होते हैं, जैसे गाय, बकरी, हिरन, बंदर, हाथी, जिराफ, खरगोश और टिड्डा। द्वितीय उपभोक्ता में आता है ये मांसाहारी होते हैं, जैसे भेड़िया, मेढक, छिपकली आदि। तृतीय उपभोक्ता में क्या आता है? ये तृतीय उपभोक्ता होते हैं, इसमें आता है भालू, गीध, बाज, सांप, शेर आदि हो जाएगा। करें मनुष्य जो है वो द्वितीय एवं तृतीय दोनों उपभोक्ता वर्ग में आते हैं। चलिए 20वां क्वेश्चन का है, चूज द करेक्ट पैसिव फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस। वन शुड कीप वंस प्रोमिस। आंसर हो जाएगा इसका सी, प्रोमिस शुड बी कीप्ड। देखते हैं 21वां क्वेश्चन का है, पूर्ण रोजगार प्राप्ति हेतु प्रभावपूर्ण मांग की कमी को जिस उपाय द्वारा दूर किया जा सकता है वह है, आंसर हो जाएगा सरकारी व्यय में वृद्धि। पूर्ण रोजगार प्राप्ति हेतु प्रभावपूर्ण मांग की कमी को सरकारी व्यय में वृद्धि द्वारा दूर किया जा सकता है। रोजगार का नियम जो है J.M. कीन्स ने दिया था। सरकारी व्यय में वृद्धि से बाजार में तरलता में वृद्धि होगी। इस स्थिति में
प्रभावपूर्ण मांग में वृद्धि होगी। नेक्स्ट पॉइंट है मंदी का मूल कारण जो है प्रभावपूर्ण जो है कार्य शक्ति की कमी होना है। प्रभावी क्रय शक्ति के द्वारा जो है मंदी से छुटकारा पाया जा सकता है। बाजार में तरलता में वृद्धि मुद्रास्फीति का एक कारण है। नेक्स्ट 22वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में अनेकार्थ शब्द क्या होगा, तो आंसर यहाँ पे स्टार दे रखा है, यानी कोई नहीं हो सकता है, दे रखा है। दिए गए विकल्पों में से विकल्प बी निशा और विकल्प ए कल दोनों अनेकार्थ शब्द है, यानी ये भी और ये भी। अब देखिए जैसे कुछ महत्वपूर्ण शब्द दे रखा है, जैसे कर का हो जाएगा हाथ, टैक्स, किरण। काम का वासना, पेशा, धंधा। कनक का सोना, पलाश, गेहूं। खग का तारा, पक्षी, वान। गुरु का भाई, शिक्षक, बड़ा और भार। घट का घड़ा, कलश, शिखर, सिर, वेणी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इट वॉज डिस्कवर्ड दैट यंग मैन वॉज ओवर हेड एंड ईयर इन लव विथ हर। आंसर हो जाएगा इसका कंप्लीटली, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा यानी पूर्ण रूपेण होता है, कंप्लीटली मतलब पूर्ण रूपेण। नेक्स्ट 24वां क्वेश्चन कर है निम्नलिखित में से कौन कवि छायावादी युग का है, तो आंसर हो जाएगा इसका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये जो है छायावाद के 4 स्तंभ है। पहला है जयशंकर प्रसाद, दूसरा है सुमित्रानंद पंत, तीसरा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, चौथा हो जाएगा महादेवी वर्मा कर रहा है। नेक्स्ट कवि मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के कवि थे। मलिक मोहम्मद भक्ति काल के सूफी काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं और नागा अर्जुन जो है वह प्रगतिवादी विचारधारा के आधुनिक काल के जो है कवि माने जाते हैं। नेक्स्ट 25वां क्वेश्चन का है भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे, आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। कह रहे भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं जो 1947 से 50 के बीच में थे। कह रहे उप प्रधानमंत्री के पद का सृजन प्रथम लोकसभा के दौरान प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। भारतीय संविधान में उप प्रधानमंत्री पद का उल्लेख नहीं है। उप प्रधानमंत्री पद को अब तक 7 व्यक्ति जो है सुशोभित कर चुके हैं। पहला जो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, दूसरा मोरारजी देसाई, तीसरा चौधरी चरण सिंह, चौथा जगजीवन राम, 5वां यशवंत राव चौहान, 6ठा चौधरी देवीलाल, 7वां जो हो जाएगा लाल कृष्ण आडवाणी जी। कह रहे भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 ने उप प्रधानमंत्री पद की स्थापना करने की सिफारिश की थी। अंतिम बार जो है लाल कृष्ण आडवाणी वाजपेयी सरकार में उप प्रधानमंत्री बने थे। फिर आता है चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। कह रहे शी सैड आई हैव स्टूड फर्स्ट, इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए 27वां मैथ का क्वेश्चन दे रहा है 4367 के पावर 245 का इकाई अंक क्या होगा, तो इसका आंसर 7 हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका सही मेल नहीं है, कह रहे ओसाका जापाना, ठीक है जापान है। औद्योगिक क्षेत्र है इस साइड, ठीक है इस साइड देश है। कह रहा है ओसाका का जापान सही है। लंकाशायर का ब्रिटेन ये भी सही है। सलेम का भारत ये भी सही है। बर्मिंघम जो है वो यहाँ पे फ्रांस गलत दे रखा है, तो यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा। कह रहा है ओसाका जापान औद्योगिक शहर है, सही है। ओसाका जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। ब्रिटेन का लंकाशायर सूती वस्त्र के लिए विश्व विख्यात है, यहाँ मशीनों का भी निर्माण होता है। भारत में सलेम में सेल का एक यूनिट है जो इस्पात उद्यान के लिए प्रसिद्ध है। बर्मिंघम जो है बर्मिंघम ब्रिटेन में स्थित है, ठीक है, जबकि वहाँ फ्रांस दे रखा था। बर्मिंघम को काला प्रदेश भी कहा जाता है। लॉरेंस या लॉरेन फ्रांस लोह के लिए प्रसिद्ध है। 29वां क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी स्तनधारी नहीं है, स्तनधारी छिपकली नहीं होगा। छिपकली स्तनधारी प्राणी नहीं है। छिपकली कार्डेडा संघ के रेप्टिलिया वर्ग का जीव है। बाघ, व्हेल और चमगादड़ स्तनधारी वर्ग का जीव है। स्तनधारी जीव 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रोटोथीरिया, जो जीव अंडा देती है, जैसे एकिडना, ऑन्थोरिकस और प्लेटिपस। ये तीनों याद रखिएगा, ये तीनों क्वेश्चन आते रहता है। फिर दूसरा जो होता है मेटाथीरिया। मेटाथीरिया में आता है जो अपरिपक्व शिशु को जन्म देता है, जैसे कंगारू, पैरामिलिस। इसका बच्चा हो जाने के बाद भी इसकी बच्चा जो है उसको अंडाशय में रख लेती है ये,
ठीक है, यानी अपरिपक्व बच्चा देता है। और तीसरा होता है यूथेरिया, जो पूर्ण विकसित शिशु को जन्म देता है, जैसे मनुष्य संघ। और उदाहरण देखिए, जैसे प्रोटोजोआ संघ में अमीमा, यूग्लिना, पैरामीशियम आता है। पोरीफेरा संघ में यूप्लेटेला और लुकोसोलेनिया साइनकॉन। फिर आता है सिलेंट्रेटा संघ में हाइड्रा, जेलीफिश, फाइसेलिया। फिर आता है प्लेटीहेलमिन्थीज संघ में फिताक्रीमी, प्लेनेरिया। फिर आता है स्केलेलेम्थीज में ये स्केरिस जो है नीमेटोडा। फिर आता है एलेनिडा संघ में केचुआ, जोक, नेरिस। फिर आता है आर्थ्रोपोडा संघ में तिलचट्टा, बिच्छू। मोलस्का संघ में घोंगा, ऑक्टोपस। फिर आता है एकाइनोडर्मेटा संघ में तारा मछली, समुद्री खीरा। फिर आता है कार्डेटा संघ में मनुष्य, मेढक, चमगादड़, चूहा। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विथ एप्रोप्रिएट वर्ब फ्रॉम सोहन सेज दैट इट इज बेटर टू डैश इन द प्रेजेंट। आंसर हो जाएगा इसका लाइफ। 31वां क्वेश्चन है ट्रांसलेट द सेंटेंस गिवन बिलो इनटू हिंदू। कह रहे वुमेन लर्न इंग्लिश फास्टर देन मैन। तो आंसर हो जाएगा महिला पुरुष की तुलना में अंग्रेजी जल्दी सीखती है। फिर 32वां क्वेश्चन कह रहा है फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना कब हुई। तो आंसर हो जाएगा 1871 में। फ्रांस में पेरी कम्यून की स्थापना 1871 ईस्वी में हुई थी, जब फ्रांस के पूंजीपति वर्ग ने लगभग 20,000 मजदूरों का जो है कत्ले आम कर जो है सर्वहार वर्ग के प्रथम क्रांतिकारी अनुभव को मिटा दिया। इसके बाद पहली बार मजदूर वर्ग ने पेरिस कम्यून मंच के जरिए एकजुटता दिखाते हुए यह साबित किया कि वे ही समाज में एकमात्र मजदूर वर्ग हैं। फ्रांस की क्रांति जो है 1789 में हुई थी। फ्रांस की क्रांति का नारा स्वतंत्रता, समानता और बंधुता था। फ्रांस की राजक्रांति के समय फ्रांस की मुद्रा लिब्रे थी। माप तौल की दशमलव प्रणाली फ्रांस की देन है। 33वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संत ईश्वर के निर्गुण एवं सगुण रूपों में आस्था रखते हैं। तो आंसर हो जाएगा कबीरदास। कह रहे कबीरदास ईश्वर के निर्गुण एवं सगुण दोनों रूपों में आस्था रखते हैं। कबीरदास ने संत होने के बाद भी पूर्णतः गृहस्थ जीवन का निर्वहन किया था। कबीर जो है सिकंदर लोदी के समकालीन थे। कबीर के आध्यात्मिक गुरु रामानंद थे। कबीर ने एकेश्वर बाद में आस्था का व्यक्त किया। कबीर की प्रमुख रचना का नाम साखी, शबद, बीजक तथा रमैनी है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण इनका बीजक है। 34वां क्वेश्चन है संक्षेपण बहुलक का उदाहरण है। तो आंसर हो जाएगा टेरिलीन। संक्षेपक बहुलन का उदाहरण टेरिलीन है। उच्च अनुभार वाले यौगिक जो एकल अनुभार की पुनरावृत्ति से बनते हैं उन्हें बहुलक कहते हैं। छोटे अणु मिलकर जब बहुलक का निर्माण करते हैं तो इस क्रिया के दौरान HCl, OH आदि बाहर निकल जाता है, तो इस प्रक्रिया को संघनन संक्षेपण बहुलक कहते हैं। उदाहरण करिए टेरिलीन या डिक्रोन। फिर आता है ग्लिप्टेल या एल्किड रेजिन इत्यादि। स्टार्च और सेलुलोज प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण है। प्राकृतिक प्लास्टिक का उदाहरण लाख है। टेफ्लॉन नामक प्लास्टिक का निर्माण जो है टेट्राफ्लोरोइथिलीन के बहुलक से होता है। इसका उपयोग जो है न चिपकने वाली कढ़ाई में किया जाता है। 35वां क्वेश्चन है कह रहा है कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था। तो आंसर हो जाएगा आराम शाह। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह था। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का दास था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में गुलाम वंश की स्थापना की। ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी के पश्चात उसका बेटा आराम शाह गद्दी पर बैठा था। आराम शाह को जो है पराजित कर इल्तुतमिश सुल्तान बना। इल्तुतमिश गुलाम वंश या दास वंश का वास्तविक संस्थापक था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की नींव ऐबक ने जो है कुतुब मीनार की नींव जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही डाली थी। इल्तुतमिश जो है इलवरी तुर्क था। इल्तुतमिश ने लाहौर से राजधानी को स्थानांतरित कर दिल्ली लाया था और दिल्ली सल्तनत के वास्तविक संस्थापक थे तो यही इल्तुतमिश थे। नेक्स्ट नीचे लिखे गए अक्षांश से भारत की मुख्य भूमि से गुजरने वाली अक्षांश क्या हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 29 डिग्री 36 मिनट उत्तरी। 29 डिग्री 36 मिनट उत्तरी अक्षांश भारत के मुख्य भूमि से गुजरने वाली अक्षांश है। भारत के मुख्य भूमि का अक्षांश विस्तार
8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। भारत के मुख्यभूमि का देशांतर विस्तार देखिएगा तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल है। भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है उसे हम इंदिरा पॉइंट कहते हैं, जिसे पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। भारत का क्षेत्रफल जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण का विस्तार भारत का जो है वह है 3214 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम की ओर चौड़ाई जो है यह 2933 किलोमीटर। पश्चिमोत्तर बिंदु जो है गुहारा मोती गुजरात में है और पूर्वोत्तर बिंदु जो है किबूती वो है अरुणाचल प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 37 नंबर। कह रहा है मेहरुन्निसा परवेज को निम्नलिखित में से किस सम्मान से सम्मानित किया गया? तो आंसर हो जाएगा पद्मश्री से। चलिए 38वां क्वेश्चन है कोशिका भित्ति डैश कोशिका में अनुपस्थित होती है? तो आंसर हो जाएगा जंतु कोशिका में। कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति कोशिका के चारों ओर एक परत के रूप में रहती है। पादप कोशिका भित्ति सेलुलोज, ये याद रखिएगा, सेलुलोज की बनी होती है। युग्लिना एवं पैरामीशियम जैसे जंतुओं में कोशिका के चारों ओर प्रोटीन की जो परत होती है उसे पेलिकल कहा जाता है। कवकों में कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। जंतुओं या जीवाणु का कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइन का बना होता है। जीवाणु का कोशिका भित्ति क्या है? पेप्टिडोग्लाइन के लाइकेन के बने होते हैं। कोशिका शब्द का प्रयोग जो है रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन 1838 से 39 ईस्वी में जो स्लाइडन एवं स्वान ने किया था। चलिए 39वां क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा होगी? तो आंसर हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। यदि किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा जो है 4 गुनी होगी। जब किसी वस्तु में ऊर्जा गति के कारण होता है तो वस्तु निहित ऊर्जा वस्तु की गतिज ऊर्जा कहलाती है। यदि m द्रव्यमान की कोई वस्तु v वेग से गति करती है तो उस वस्तु का गतिज ऊर्जा क्या हो? काइनेटिक ऊर्जा बराबर 1/2 mv²। यदि वस्तु का द्रव्यमान x गुना कर दिया जाए तो वस्तु की गतिज ऊर्जा भी x गुनी हो जाएगी। यदि वस्तु का वेग x गुना कर दिया जाए तो वस्तु की गतिज ऊर्जा x² गुना हो जाएगी। स्थितिज ऊर्जा जब किसी वस्तु की विशेष अवस्था या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है तो उसे स्थितिज जो है ऊर्जा कहते हैं। जैसे बांध बनाकर इकट्ठा किए गए पानी की ऊर्जा, बड़ी या घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा, तनी हुई स्प्रिंग। स्थितिज ऊर्जा का व्यंजन यहाँ पे जो है पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh हो जाएगा। कह रहा है संवेग एक एवं गतिज ऊर्जा में संबंध। काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है p²/2m, जहाँ p क्या है? संवेग है, संवेग बराबर mv होता है। कह रहा है अर्थात संवेग को दुगुना करने पर गतिज ऊर्जा क्या है? 4 गुनी हो जाएगी। यानी 40वां क्वेश्चन है। कह रहा है वर्गीकरण की द्विनाम पद्धति का अवधारणा किसने दिया था? तो आंसर दिया था लिनियस के द्वारा। कह रहा है वर्गीकरण की द्विनाम पद्धति की अवधारणा लिनियस ने दी थी। द्विनाम पद्धति के अनुसार जीवों के 2 वैज्ञानिक नाम है, जीनियस और स्पेसीज। कह रहा है लिनियस को जो है आधुनिक वर्गीकरण का जनक कहा जाता है। द्विनाम पद्धति के अनुसार मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है। सन 1969 में जो है विटेकर द्वारा समस्त जीवधारियों को 5 जगत में विभाजित किया गया। पहला है मोनेरा, दूसरा है प्रोटिस्टा, तीसरा है फंगी और चौथा है प्लेंटी और 5वां हो जाएगा एनिमेलिया। कह रहा है इसमें जो है मोनेरा में इसमें एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव आते हैं जैसे कि जीवाणु, शैवाल आदि। फिर आता है प्रोटिस्टा, एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव आते हैं जैसे प्रोटोजोआ या अमीबा। नेक्स्ट है फंगी, रंगहीन पादप इसके अंतर्गत आते हैं। फिर आता है प्लेंटी, बहुकोशिकीय पौधे शामिल किए गए हैं, हरे पौधे। फिर आता है एनिमेलिया, इस जगत में सभी जो है बहुकोशिकीय जंतु, समभोजी, यूकैरियोटिक तथा उपभोक्ता जीव सम्मिलित किए जाते हैं जैसे हाइड्रा, कृमि, पक्षी, उभयचर। मेढक का वैज्ञानिक नाम है राना टिग्रिना। आम का वैज्ञानिक नाम है मेगीफेरा इंडिका। गेहूं का वैज्ञानिक नाम है ट्रिटिकम एस्टिवम और मक्खी का वैज्ञानिक नाम है मास्का डोमेस्टिका। 41वां क्वेश्चन है कृमि के लिए सही परिभाषित शब्द क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा अपराध।
कह रहा है यदि 20 पेन की कीमत 25 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है तो कुल हानि क्या हो जाएगा, इसका इजी से निकाल लीजिएगा। इसका क्या हो जाएगा 20 कीमत CP बराबर 25 SP, यानी कितना का अंतर हुआ, 5 का अंतर हुआ, 5 बटा जो हो जाएगा यहाँ पे निकल जाएगा आराम से। फिर 43वां क्वेश्चन है x 75% मामलों में y 80% मामलों में सच बोलते हैं। किसी समान तथ्य को बताते समय प्रायिकता क्या होगी कि दोनों एक दूसरे के जो है विरोधाभास करें। आंसर हो जाएगा इसका 7/20। 44वां क्वेश्चन है गणनावाचक उपयोगिता दृष्टिकोण के अंतर्गत कौन सा मान्यता नहीं होती है। तो आंसर हो जाएगा उपभोक्ता की अविवेकशीलता। कह रहा है गणनावाचक उपयोगिता दृष्टिकोण के अंतर्गत उपभोक्ता की अविवेकशीलता की मान्यता नहीं होती है। गणनावाचक उपभोक्ता दृष्टिकोण मुख्य रूप से नव प्रतिष्ठित अशास्त्री जैसे कि जेम्स ड्यूपिट, मेजर, वालरा तथा पिगू इत्यादि दिए गए थे। उनका मानना था कि उपभोक्ता मापनीय तथा मात्रात्मक इकाई है। उदाहरण के लिए गणनावाचक दृष्टिकोण के अनुसार यदि एक व्यक्ति का एक गिलास पानी पी रहा है तो यह इससे प्राप्त उपभोक्ता का कुछ संख्यात्मक निर्धारित करना संभव होगा, जैसे एक गिलास पानी पीने से 10 यूटिलस या 20 यूटिलस उपयोगिता प्राप्त होती है। गणनावाचक उपयोगिता दृष्टिकोण निम्नलिखित मान्यताओं पर आधारित है। पहला हो जाएगा यहाँ पे उपभोक्ता का गणनावाचक माप। दूसरा हो जाएगा मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर होती है। तीसरा हो जाएगा उपयोगिता योगात्मक होती है। चौथा हो जाएगा उपयोगिता स्वतंत्र होती है। पांचवा हो जाएगा उपभोक्ता की तर्कसंगतता है। छठा हो जाएगा मापन योग आदि। अर्थशास्त्र में उपयोगिता का अर्थ किसी पदार्थ के उपभोग से मिलने वाली संतुष्ट से है। नेक्स्ट है किसी वस्तु की एक और इकाई का उपयोग करने से मिलने वाली संतुष्ट को सीमांत उपयोगिता कहते हैं। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट सिंथेसिस ऑफ द फॉलोइंग टू सिंपल सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। कंबाइन द टू फ्रॉम वन सिंपल सेंटेंस। आंसर हो जाएगा इसका सी, दिस इज मे कजन राज। 46वां क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से जो है कर्मवाचक वाक्य चयन कीजिए। तो आंसर हो जाएगा ईश्वर द्वारा हमारी रक्षा कीजिए। नेक्स्ट कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया। तो धन विधेयक है कि नहीं, इसका जो है अनुच्छेद 110 के 1 में कहा गया है। कह रहा है धन विधेयक सर्वप्रथम राष्ट्रपति के पूर्वानुमति के पश्चात केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। धन विधेयक को लोकसभा अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक सिद्ध किया जाता है। धन विधेयक लोकसभा से पारित होने के बाद राज्यसभा में अधिकतम 14 दिन तक रोका जा सकता है। राज्यसभा धन विधेयक के संदर्भ में संशोधन के लिए सिफारिश कर सकती है। धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार हेतु नहीं लौटा सकते हैं। हर जो है धन विधेयक वित्त विधेयक होता है, किंतु हर वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता है। यहाँ पे दे रखा है 1 + 3 + 6 + 4, यानी अंतर कितना का है 2, फिर अंतर कितना का है 3, फिर अंतर कितना का है 4। ऐसे अंतर गया है n × n + 1/2 के बराबर होगा। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 49वां क्वेश्चन है लता मंगेशकर के पिता का नाम क्या था। तो आंसर हो जाएगा दीनानाथ जो है मंगेशकर। लता मंगेशकर के पिता का नाम दीनानाथ मंगेशकर था। लता मंगेशकर को सुर सामग्री भी कहा जाता है। लता मंगेशकर एक एवं उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति सी राजगोपालचारी थे। 1989 ईस्वी में लता मंगेशकर को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया था। चलिए नेक्स्ट है 50वां क्वेश्चन। ये कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। तो आंसर हो जाएगा इसका डी, बाद बाकी सारे सही है। कह रहा है गत 5 वर्षों यानी 2012-13 से 2016-17 में बिहार में चालू कीमतों पर विशुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद 2011-12 की श्रृंखला में वृद्धि की दर पंजाब से कम थी। ये यहाँ पे गलत है। कह रहा है गत 5 वर्षों में बिहार में चालू कीमतों पर
विशुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद सर्वाधिक रहा है। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर के मामले में बिहार सबसे पिछड़ा राज्य रहा है। सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाले राज्यों में पहले नंबर पर केरल है जो कि 94%, दूसरे नंबर पर मिजोरम है जो कि 91.3% और तीसरे नंबर पर गोवा है जो कि 88.7%। न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाले राज्यों में बिहार नंबर 1 पे है जहां पे 61.8% है। वहीं दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश है जहां पे 65.4% है और तीसरे नंबर पे राजस्थान है जहां पे 66.1% है। कह रहा है पुदुचेरी, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ में कोई अनुसूचित जनजाति निवास नहीं करते हैं। नेक्स्ट 51वां क्वेश्चन कर है निम्न में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर नहीं है, तो आंसर हो जाएगा निगम कर। निगम कर जो है अप्रत्यक्ष कर नहीं है, यह एक प्रत्यक्ष कर है। कर है कर एक प्रकार का अनिवार्य भुगतान है जो कर आधार से संबंधित व्यक्ति द्वारा बिना किसी प्रतिफल के सरकार को देना पड़ता है। निगम कर एक प्रकार का जो है प्रत्यक्ष कर है। वैसा कर जो जिस व्यक्ति पर आरोपित किया जाता है उसी से वसूला जाता है प्रत्यक्ष कर कहलाता है। निगम कर जो है कंपनी के लाभ पर आरोपित किया जाने वाला कर है। जीएसटी, वैट, सीमा शुल्क इत्यादि जो है ये अप्रत्यक्ष कर है। आयकर जो है यह भी एक प्रत्यक्ष कर है। नेक्स्ट मैथ का क्वेश्चन है एक दीवार घड़ी का अंकित मूल्य क्या होगा यदि उसका क्रय मूल्य 380 रुपये एवं 5% छूट देने के बाद 25% का लाभ होता है, तो आंसर हो जाएगा 500 रुपये का। नेक्स्ट इंग्लिश क्वेश्चन है चूज द करेक्ट असर्टिव from the following sentence from the option below। करे shall I ever forget you, इसका आंसर हो जाएगा बी I shall never forget you। करे यदि tan अल्फा बराबर के cot बीटा है तब ये cos अल्फा माइनस बीटा और बटा cos अल्फा प्लस बीटा के बराबर होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1 + के बटा 1 - के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है बोर की परिकल्पना के अनुसार nवे स्थिर कक्षा का कोणीय संवेग होता है, तो आंसर हो जाएगा बी NH/2π। कह रहा है बोर की परिकल्पना के अनुसार nवे स्थिर कक्षा का कोणीय संवेग जो है NH/2π होता है। बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार पहला जो है इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ निश्चित कक्षा में चक्कर लगाता है जिसकी त्रिज्या एवं ऊर्जा जो है नियत रहती है। इस कक्षा को स्थैतिक कक्षा जो है कहते हैं। स्थैतिक कक्षा का सिद्धांत जो है बोर ने दिया था। परमाणु संख्या का मान बढ़ने पर परमाणु त्रिज्या का मान क्या है घटता है। यदि कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है तो कुल कोणीय संवेग का मान संरक्षित रहता है यानी NH/2π के जो है बराबर होता है, अर्थात NVR बराबर होगा NH/2π। जहाँ जो है L बराबर MVR है यानी कोणीय संवेग और N बराबर कक्षा संख्या, H बराबर 6.67 मल्टीपल 10⁻³ जूल पर सेकेंड होता है। परमाणु संरचना के विभिन्न मॉडल है जहाँ पे डाल्टन परमाणु ठोस गोला मॉडल है, वह जॉर्ज डाल्टन ने 1803 में दिया था। फिर आता है प्लम पुडिंग मॉडल है जो कि जे थॉमसन ने दिया था। तीसरा है नाभिक मॉडल, यह अनरेस्ट रदरफोर्ड 1911 में दिया था। फिर आता है ग्रहीय मॉडल, ये नील्स बोर के द्वारा 1913 में दिया गया। क्वांटम मॉडल है जो है एरविन श्रोडिंगर, ये जो है 1926 में दिया। नेक्स्ट 56वां क्वेश्चन करें बिहार में वह जिला जहां वर्ष 2001 से 11 की अवधि में सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर अंकित की गई थी, वह हो जाएगा यहाँ पे मधेपुरा। कह रहा है बिहार में मधेपुरा जिला में वर्ष 2001 से 11 की अवधि में सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर अंकित की गई थी। मधेपुरा में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर जो है 30.65% दर्ज की गई। 2011 की जनगणना के अनुसार पूरे भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है। बिहार का जनसंख्या घनत्व जो है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। बिहार की ग्रामीण जनसंख्या 88.7% है। नगरीय जनसंख्या यहाँ पे 11.3% है। दशकीय वृद्धि दर जो है ये 25.4% है और दशकीय वृद्धि दर ग्रामीण क्षेत्र में 24.3%, वहीं दशकीय वृद्धि दर नगरीय क्षेत्र में 35.4% है। बिहार में सबसे कम दशकीय वृद्धि दर वाला जिला जो है वो गोपालगंज है। वहीं पे 2011 की जनगणना का क्रम 15वां था। नेक्स्ट 57वां क्वेश्चन है नील हरित शैवाल है, तो आंसर हो जाएगा स्वपोषी।
नीलहरित शैवाल स्वपोषी है। वैसा जीव जो अपने पोषण हेतु किसी अन्य जीव पर निर्भर नहीं करते हैं उसे स्वपोषी कहलाता है। नीलहरित शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना पोषण करता है। नीलहरित शैवाल मोनेरा संघ का एक जीवाणु है। यह नाइट्रोजन का यौगिकीकरण कर आंशिक रूप से पौधे को नाइट्रोजन की आपूर्ति करता है। शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। जल के तल पर पाए जाने वाले शैवाल को जो है कारा कहा जाता है। झील व तालाबों के किनारे पाए जाने वाले शैवाल रिबुलेरिया कहलाते हैं। लैकेन में एक शैवाल तथा एक कवक का घनिष्ठ रूप से साथ साथ रहते हैं। नेक्स्ट है नोस्टॉक एंथोसिरोस नामक ब्रायोफाइटा के अंदर जो है तथा एनाबीना एंजोला नामक टेरिडोफाइटा पौधे के अंदर पाए जाने वाला शैवाल है। चलिए नेक्स्ट है 58वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी गैस धरातल तापमान की वृद्धि के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? तो आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस धरातल तापमान की वृद्धि दर के लिए मुख्य उत्तरदायी है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक ग्रीन हाउस गैस है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो है पृथ्वी का तापमान दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है सूर्य से आने वाले लघु तरंगदैर्घ्य की किरणें पृथ्वी पर आ तो जाती है परंतु पृथ्वी से परावर्तित विकिरण पार्थिव विकिरण दीर्घ तरंगदैर्घ्य की होती है जिसे पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल में व्याप्त गैसेस जाने नहीं देती है, जिसके कारण वायुमंडल का तापमान बढ़ जाता है। इस घटना को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे धान के खेतों तथा जुगाली करने वाले मवेशियों से मीथेन गैस यानी CH4 उत्सर्जित होता है। ज्वालामुखी उद्गार से सल्फर डाइऑक्साइड हाइड्रोजन सल्फाइड आदि उत्सर्जित होता है। नेक्स्ट 59वां क्वेश्चन है सिंस द की आर विथ माई मदर आई डैश यू मनी। आंसर इसका आंसर हो जाएगा आई कैन नॉट लीड मनी। नेक्स्ट 60वां क्वेश्चन कह रहा है भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। तो आंसर हो जाएगा संसद के दोनों सदनों के सदस्य। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ याद रखना पड़ेगा, आगे देख लीजिए जिसका डिस्कशन में दिया होगा। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं। नेक्स्ट है संविधान के अनुच्छेद 63 के तहत उपराष्ट्रपति के पद की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 64 के तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य विधानमंडल के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। उपराष्ट्रपति संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं होते हैं। राज्यसभा का सभापति होने के नाते उपराष्ट्रपति मत बराबरी की स्थिति में निर्णायक मत जो है वो दे सकते हैं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए जो है निर्वाचन मंडल अनुच्छेद 66 में वर्णित किया गया है। उपराष्ट्रपति का पदावधि अनुच्छेद 67 में वर्णित है। उपराष्ट्रपति को अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेनी पड़ती है। भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्ण थे। नेक्स्ट है वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जो कि 14वें नंबर के हैं। चलिए 61वां क्वेश्चन कर रहा है रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन है। तो विटामिन के हो जाएगा। कह रहा है रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन के है। विटामिन के का रासायनिक जो होता है नाम वो होता है फिलोक्विनोन इसका रासायनिक नाम होता है। शरीर के अंदर रक्त का थक्का जमने से रोकने का कार्य हिपेरिन नामक प्रतिस्कंदक करता है। हिपेरिन का निर्माण जो है मानव शरीर में यकृत में होता है। नेक्स्ट है पैथोलॉजिकल लैब में रक्त का थक्का जमने से रोकने हेतु सोडियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। रक्त का थक्का बनाने में प्लेटलेट्स फाइब्रिनोजेन प्रोथ्रोम्बिन और कैल्शियम भी मददगार होता है। फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन का उत्पादन यकृत से ही होता है जो रक्त के थक्का बनाने में मदद करता है। सामान्य रक्त का थक्का जो है 2 से 5 मिनट में बन जाता है। 62 नंबर क्वेश्चन का है कोशिकीय पूर्ण सख्तता की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक थे। आंसर हो जाएगा हैवरलैंड। कह रहा है कोशिकीय पूर्ण सशक्तता की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक हैवरलैंड हैं। हैवरलैंड ने 1902 में यह अवधारणा प्रस्तुत की थी कि नेक्स्ट है कोशिकीय पूर्ण सख्तता की अवधारणा के अनुसार पौधे की प्रत्येक कोशिका एक पूर्ण पौधे का निर्माण करने में समक्ष है। नेक्स्ट है यहाँ पे पादप उत्तक संवर्धन तकनीक पूर्ण जो है सशक्तता के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टीफन हेल्स को पादप भौतिक का जनक कहा जाता है। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका भित्ति देख लेते हैं। कह रहा है यह केवल पादप कोशिका में पाया जाता है और यह जो है सेलुलोज का बना होता है। ठीक है, यही कोशिका भित्ति जो है यदि कवक में पूछ ले तो कवक में काइटिन की बनी होती है कोशिका भित्ति।
कह रहे कोशिका झिल्ली का कार्य कोशिका के अंदर जो है जाने वाले एवं अंदर से बाहर आने वाले पदार्थ का निर्धारण करना है। कोशिका झिल्ली लिपिड एवं प्रोटीन की बनी होती है। नेक्स्ट 63 में क्वेश्चन कर रहा है जब औसत उत्पाद अधिकतम है तब एक कारक का सीमांत उत्पाद होगा, तो आंसर हो जाएगा बढ़ रहा है। कह रहा है जब कुल उत्पाद बढ़ती है तो सीमांत उत्पाद भी बढ़ता है। जब कुल उत्पाद घटती है तो देखिएगा सीमांत उत्पादन भी है वो भी घटता है। कह रहा है जब कुल उत्पाद अधिकतम होता है तो सीमांत उत्पादक शून्य हो जाता है। जब कुल उत्पाद घटने लगता है तो सीमांत उत्पाद का जो है ऋणात्मक हो जाता है। नेक्स्ट 64 में क्वेश्चन कर रहा है अणु के दो क्रमिक संघटकों के मध्य उसके द्वारा चलित औसत दूरी को कहते हैं, तो आंसर हो जाएगा सी, माध्य मुक्त पथ कहते हैं। अणु के दो क्रमिक संघटनों के मध्य उसके द्वारा चलित औसत दूरी को माध्य मुक्त पथ कहते हैं। गैसों में औसत मुक्त पथ हजारों एंगस्ट्रॉन की कोटि का होता है। गैस में परमाणु अत्यधिक स्वतंत्र होते हैं। नेक्स्ट है तरंग के समान कला वाले दो क्रमागत बिंदुओं के बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य कहते हैं। तरंगदैर्घ्य का मात्रक एंगस्ट्रॉम होता है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 के पावर माइनस 10 मीटर यानी 0.1 जो है nm होता है। नेक्स्ट है अणु। अणु किसी तत्व या यौगिक का वह लघुत्तम रूप है जो स्वतंत्र अवस्था में रहता है तथा उस तत्व अथवा यौगिक के सभी रासायनिक गुण को प्रदर्शित करता है, उसे हम अणु कहते हैं। फिर आता है परमाणु। कह रहे परमाणु तत्व का वह लघुत्तम रूप है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है, तत्व का परमाणु कहलाता है। 65वां क्वेश्चन है मैथ का। कह रहे एक तथा बी नल एक टंकी को क्रमशः 6 घंटे तथा 9 घंटे में भर सकता है। नल सी इसे 12 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में भरेगी? इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 5/1/7। इसको ऐसे भी हम बना सकते हैं। कैसे बना लेंगे? तो यहाँ पे ए बी सी, ए बराबर हो जाएगा 6 घंटा में, बी बराबर हो जाएगा 9 घंटा में और सी जो है खाली करेगा तो सी जो खाली करेगा इसको कर लीजिएगा -12। ठीक, अब इस तीनों का एलसीएम निकाल लीजिएगा और जो इसका निकलेगा उससे टोटल में भाग दे दीजिएगा, इससे आपको यहाँ पे निकल जाएगा। नेक्स्ट कर 66वां क्वेश्चन कर इकाई संतुलित बजट गुणांक का तात्पर्य यह है कि अगर करों में 1 रुपये की वृद्धि के कारण सरकारी व्यय 1 रुपये से बढ़ता है तो राष्ट्रीय आय क्या होगा? तो 1 रुपये से बढ़ेगी। कह रहा है यहाँ पे देख लेते हैं। कह रहा है इकाई संतुलन बजट गुणक का उपयोग विस्तारवादी राजकोषीय नीति दर्शाने हेतु किया जाता है। संतुलित बजट गुणक कुल खर्चों में सरकारी खर्च के बदलाव का अनुपात होता है जो करों में समान परिवर्तन से मेल खाता है। यह जो है गुणक स्वायत्त परिवर्तन से उत्पन्न कुल उत्पादन में परिवर्तन को मापता है। नेक्स्ट है कर इस गुणक द्वारा उपभोग व्यय में कर के कारण कमी से सरकारी व्यय में अधिक वृद्धि होता है और राष्ट्रीय आय में शुद्ध वृद्धि होता है। फिर आता है राष्ट्रीय आय से संबंधित अवधारणाएं। पॉइंट करा इसमें बाजार की कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद एक वित्तीय वर्ष में देश की घरेलू सीमा में अब सभी उत्पाद द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तु तथा सेवाओं का बाजार है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीडीपी प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध जो है कारक आय है। और नेक्स्ट पॉइंट है बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय आय जीएनपी माइनस स्थिर पूंजी का उपभोग या मूल्यह्रास है। 67वां क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे चूज द करेक्ट ऑप्शन यानी फिल इन द ब्लैंक है। कर रहा है फॉर्मल रजिस्टर्ड आर ऑफन यूज्ड टू क्रिएट ए टोन ऑफ ऑब्जेक्टिव। आंसर हो जाएगा इसका नरेशन, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 में कह निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव है? तो कोशिकीय जीव जीवाणु होता है। ठीक है, कह रहा है जीवधारियों की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी के अंतर्गत आता है। R.H. विटेकर के 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली में जीवाणु को मोनेरा जगत में रखा है। जीवाणु विज्ञान के जनक जो है एंटोनी वॉन लुवेनहॉक को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? एंटोनी वॉन लुवेनहॉक को कहा जाता है। जीवाणु का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। जीवाणु जो है प्रोकैरियोटिक होता है। बहुकोशिकीय जीव एक से अधिक कोशिका से बने होते हैं। ये जो है यूकैरियोटिक होता है। उदाहरण के लिए देखिएगा गाय, कुत्ता, इंसान हो जाएगा। कह रहा है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये हुआ था 18 जुलाई 1947 को।
भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 18 जुलाई 1947 ईस्वी को पारित हुआ था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 15 से 16 जुलाई 1947 को क्रमशः कॉमन हाउस और लॉर्ड हाउस से पारित हुआ था। कह रहा है राजा जॉर्ज 6 ने 18 जुलाई 1947 को इस पर हस्ताक्षर किया। नेक्स्ट पॉइंट है 20 फरवरी 1947 ईस्वी को ब्रिटेन प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने घोषणा की थी कि जून 1948 से पहले भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा। मार्च 1947 में माउंटबेटन भारत का वायसराय बनकर आया था। ठीक है, माउंटबेटन ने 3 जून माउंटबेटन योजना प्रस्तुत किया। कब? 3 जून को। कह रहा है 3 जून योजना माउंटबेटन योजना के आधार पर ब्रिटिश पार्लियामेंट में 4 जुलाई 1947 ईस्वी को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के आधार पर ही 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ है। नेक्स्ट है बाल्कन प्लान, डिकी वर्ड प्लान, इस्मा प्लान भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम से जो है संबंधित है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट दे रखा है। कर इस अधिनियम के तहत भारत सचिव का पद समाप्त करके उसके स्थान पर राष्ट्रमंडल के सचिव की नियुक्ति की गई। नेक्स्ट 70वां क्वेश्चन है निम्न में से किसने प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो आंसर हो जाएगा जॉन लॉक के द्वारा। कर है प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादन जॉन लॉक ने किया। जॉन लॉक ने 3 अधिकारों का उल्लेख किया जो प्राकृतिक अवस्था के सभी मनुष्य को प्राप्त थे। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे जो हो जाएगा 3 दे रखा है, जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। नेक्स्ट है बेथम ने प्राकृतिक अधिकारों को नीरे निर्थक कहकर उनकी आलोचना की थी। नेक्स्ट है बेथम का मानना था कि सारे अधिकार का स्वतंत्र कानून है। रूसो का कथन है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन सर्वत्र बंधनों से बंधा होता है। 71वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वपोषी घटक नहीं है? तो आंसर हो जाएगा अपघटक। कह रहा है अपघटक एक स्वपोषी घटक नहीं है। वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं तैयार करता है तथा अन्य किसी जीव पर निर्भर नहीं रहता है वह स्वपोषी जीव कहलाता है। अपघटक जीव अपने भोजन हेतु मृत एवं सड़े गले पदार्थों पर निर्भर रहते हैं। प्रकाश संश्लेषण करने वाले सभी जीव स्वपोषी होते हैं। नीलहरित शैवालों प्रकाश संश्लेषण जीवाणु है जो नाइट्रोजन के यौगिकीकरण में मदद करता है। कवक अपना पोषण मृत एवं अपघटित जैव पदार्थों से प्राप्त करते हैं, वे मृत जीवी कहलाते हैं। नेक्स्ट है अमरबेल पादप परजीवी है। कुछ पादप एवं अन्य सभी जीव अपने पोषण हेतु दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं, विषमपोषी कहलाते हैं। नेक्स्ट 72वां क्वेश्चन कर रहा है राज्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान होता है। कह रहा है राज्य चुनाव आयुक्त को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के जो है समान, यहाँ पे समान है, समान प्रक्रिया अपनाकर ही हटाया जा सकता है। राज्य चुनाव आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 243 के आधार पर किया गया है। राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। राज्य चुनाव आयुक्त राज्य स्तर पर होने वाले निर्वाचन के संचालन, निर्देशन और अधीक्षण करता है। राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत के सभी चुनाव के लिए मतदान सूची तैयार करने तथा पंचायतों के सभी चुनावों के संचालन के लिए जो उत्तरदायी होता है। राज्यपाल को अधिकार है कि वह राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तें तथा पदावधि का निर्धारण करेंगे। नेक्स्ट है राज्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष अथवा 62 वर्ष की आयु तक होता है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष एवं 65 वर्ष जो भी दोनों में से पूरा हो जाए उसके लिए होता है, उस कार्यकाल के लिए होता है। वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश जो हैं वो है, मुख्य न्यायाधीश बोल रहे हैं, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त वो हो जाएगा राजीव कुमार और प्रथम हो जाएगा शिव कुमार सेन। चलिए 73वां क्वेश्चन कर रहा है क्षार धातु में है, तो आंसर हो जाएगा इसका कम आयन ऊर्जा। कह रहा है क्षार धातु में कम आयन ऊर्जा होते हैं। क्षार धातु की आयनन ऊर्जा कम तथा परमाणु त्रिज्या आवर्त में जो है अधिक होती है। क्षार धातु की आयनों की ऊर्जा का क्रम जो होता है वो होता है लिथियम से छोटा हो जाएगा सोडियम, सोडियम से छोटा हो जाएगा पोटासियम, पोटासियम से छोटा हो जाएगा रूबिनियम और रूबिनियम से छोटा हो जाएगा सीजियम। कह रहा है क्षार धातु कम आयनीय ऊर्जा के कारण प्रबल अपचायक के समान कार्य करते हैं। सभी क्षार धातुएं ज्वाला परीक्षण पर विशिष्ट रंग देता है, जैसे लिथियम गहरा लाल, सोडियम पीला, पोटासियम बैगनी, रूबिनियम बैगनी लाल हो जाएगा तथा सीजियम जो हो जाएगा वह नीला देता है। कह रहा है क्षार धातु में दुर्बल धात्विक बंधन होते हैं, अतः इन्हें जो है चाकू से काटा जा सकता है।
क्षार धातु जल के साथ अभिक्रिया करके क्षारीय प्रकृति के हाइड्रोक्साइड बनाता है। नेक्स्ट है, क्षार का स्वाद जो है कड़वा होता है और इसका विलयन साबुन की तरह जो है फिसलन भरा होता है। क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। उदाहरण के लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2, इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है। 74वां क्वेश्चन करें, जब उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु पृष्ठ पर पड़ता है तो इलेक्ट्रॉन की उत्सर्जन की क्रिया को कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। जब उपयुक्त आवृत्ति का जो है प्रकाश किसी धातु पृष्ठ पर पड़ता है तो इसे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन की क्रिया को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था। प्रकाश विद्युत प्रभाव के आधार पर ही आइंस्टीन ने प्रकाश के कण के सिद्धांत को प्रतिपादन किया था। किसी धातु के सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की दर धातु की सतह पर गिरने वाले प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है। इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए आवश्यक न्यूटन आवृत्ति को देहली आवृत्ति कहा जाता है। सर्वप्रथम न्यूटन ने स्पष्ट किया कि प्रकाश सूक्ष्म कणों से बना होते हैं और सीधे रेखा में गमन करते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है, जो कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। प्रकाश का कणिक सिद्धांत न्यूटन ने दिया था। प्रकाश का तरंग सिद्धांत जो है क्रिस्टियान हाइजेंस के द्वारा दिया गया था। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय तरंग का सिद्धांत जेम्स क्लर्क मैक्सवेल के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट 75वां क्वेश्चन कर रहा है, यदि ए और बी असंयुक्त समुच्चय है तब एन ए, इसे हम ऊपर रहेगा तब कहते हैं यूनियन और नीचे रहेगा तब कहते हैं इंटरसेक्शन। तो यूनियन हो जाएगा। यूनियन का मान क्या होगा? तो इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए 76वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अम्ल के एकत्रित होने से मांसपेशियां में थकान होता है? तो आंसर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल से। लैक्टिक अम्ल के एकत्रित होने से मांसपेशियां में थकान होती है। लैक्टिक अम्ल के कारण ही दूध खट्टा होता है। सिरका एवं अचार में एसिटिक अम्ल होता है। नाइट्रिक अम्ल का उपयोग सोना एवं चांदी की शुद्धिकरण में किया जाता है। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है जिसका पीएच मान 7 से कम होगा। अम्ल को धातुओं से अभिक्रिया कराने पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। अम्ल मिथाइल ऑरेंज को गुलाबी तथा नीले लिटमस को लाल कर देता है। इसे याद रखिएगा, अनील। अम्ल जो है नीला को लाल में बदल देगा। अम्ल क्षार से अभिक्रिया करके लवण व जल बनाता है। अम्लों के प्रमुख उदाहरण में आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसे हम HCl कहते हैं, शीतल पेय में कार्बनिक अम्ल H2CO3 होगा और चाय में टैनिल अम्ल होता है। 77वां क्वेश्चन है, यूरोप के किस प्रथम वैज्ञानिक ने खोज की पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है? तो आंसर हो जाएगा कोपरनिकस ने। यूरोप के प्रथम वैज्ञानिक कोपरनिकस ने यह खोजा कि पृथ्वी सूर्य के जो है चक्कर लगाती है। हेलियोसेंट्रिक अवधारणा कोपरनिकस ने ही दिया था, जिसमें उन्होंने बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। फिर आता है टॉलमी ने जो है जियोसेंट्रिक अवधारणा प्रस्तुत किया तथा उन्होंने इसमें बताया था कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। ग्रहों की कक्षा का नियम केपलर द्वारा प्रतिपादित किया गया था। नेक्स्ट है, वर्तमान में ग्रहों की कुल संख्या 8 है। टॉलमी की जियोसेंट्रिक अवधारणा के अनुसार पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है तथा सूर्य एवं अन्य ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। हार्सले ने बताया कि पृथ्वी, सूर्य एवं अन्य ग्रहों आकाशगंगा का एक अंश मात्र है। नेक्स्ट है, यदि किसी गतिशील वस्तु का द्रव्यमान आधा कर दिया जाए, वह चाल दुगुनी कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा होगी। तो आंसर हो जाएगा दुगुनी हो जाएगी। यहाँ देखिए दे रखा है इसके डिस्कशन। अरे यदि किसी गतिशील वस्तु का द्रव्यमान आधा कर दिया जाए, वह चाल दोगुनी कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा दोगुनी हो जाती है। यहाँ पे समीकरण दे रखा है। ये है काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv²। और यहाँ पे जब वेलोसिटी को क्या किया, दुगुनी कर दिया है, तब इसका भाग यहाँ पे आ जाता है। और नेक्स्ट यहाँ पे डिस्कशन देख लेते हैं। अरे किसी वस्तु की गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता होती है उस वस्तु की जो है गतिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा है क्रियाशील होती है, वेग बदलने पर गतिज ऊर्जा बदल जाती है। गतिज ऊर्जा जो है संचित ऊर्जा नहीं है। ऊंचाई पर अवस्थित गतिशील पिंड में दोनों ऊर्जा गतिज और स्थितिज ऊर्जा रहती है। चलिए 79वां क्वेश्चन करें, संघ और राज्यों के मध्य विपत्रों के वितरण में जो है साइबर कानून किस सूची में आता है? तो आंसर हो जाएगा अवशिष्ट सूची में आता है।
कह रहे भारतीय संविधान के 7वें अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के द्वारा केंद्र और राज्य सरकार के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। 3 सूचियों के अतिरिक्त अर्थात अवशिष्ट विषय अनुच्छेद 248 पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। संघ सूची में दिए गए विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। वर्तमान में इसमें 100 विषय हैं, जैसे विदेशी मामले, युद्ध एवं शांति, रेल, डाक, मुद्रा, बैंकिंग, परमाणु शक्ति आदि हो जाएगा। नेक्स्ट है राज्य सूची में दिए गए विषय पर राज्य सरकार कानून बनाती है। राष्ट्र हित से संबंधित होने पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। वर्तमान में इसमें 61 विषय हैं, जैसे पुलिस, जेल, स्थानीय शासन, कृषि, जन स्वास्थ्य हो जाएगा। फिर आता है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकती है, परंतु एक ही विषय पर यदि केंद्र और राज्य दोनों कानून बना दे तो केंद्र के द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी होता है। वर्तमान में इसकी संख्या जो है 52 है, जैसे शिक्षा, आर्थिक नियोजन, बिजली, समाचार पत्र, श्रमिक संघ, वन आदि हो जाएगा। नेक्स्ट 80 नंबर क्वेश्चन है, गांधी सागर बांध निम्न में से किसका हिस्सा है? तो आंसर हो जाएगा चंबल परियोजना का। गांधी सागर बांध जो है चंबल परियोजना का हिस्सा है। चंबल परियोजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध तथा राजस्थान में राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज बनाया गया है। तो याद रखिएगा चंबल नदी पे 4 बांध है, जिसमें से सिर्फ एक बांध गांधी सागर बांध जो है वो आपका मध्य प्रदेश में, ठीक है। बाद बाकी 3 जो है राणा, जवाहर, कोटा, राणा, जवाहर, कोटा, ये ऐसे याद रखिएगा, वो सारा चंबल राजस्थान में है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है भारत की पहली नदी घाटी परियोजना दामोदर घाटी परियोजना थी, जिसकी स्थापना 1948 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है चंबल परियोजना राजस्थान एवं मध्य प्रदेश को लाभान्वित करता है। भाखड़ा नागल परियोजना सतलज नदी पर स्थित है। भाखड़ा नागल परियोजना से पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश व राजस्थान राज्य को लाभान्वित होते हैं। कोसी परियोजना बिहार में स्थित है। हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है। पंचेत बांध दामोदर नदी झारखंड, पश्चिम बंगाल पर स्थित है। तुलबुल परियोजना झेलम नदी यानी जम्मू कश्मीर में स्थित है। बगलिहार परियोजना चिनाब नदी पर। बगलिहार और दुल्हस्ती, ये भी याद रखिएगा, बगलिहार और दुल्हस्ती परियोजना जो है जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर स्थित है। 81वां क्वेश्चन कर रहा है स्वामी दयानंद के विचार जिस पुस्तक में प्रकाशित हुआ उसका नाम क्या था? इसका नाम था सत्यार्थ प्रकाश। कह रहे स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा प्रकाशित पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश जो है 1874 ईस्वी में आया था। दयानंद के बचपन का नाम मूलशंकर था। इन्होंने स्वामी बिरजानंद को अपना गुरु बनाया था। दयानंद सरस्वती को शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की। दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। रप्त गुप्ता दादा भाई नरोजी द्वारा निकाली गई पत्रिका थी। गीता रहस्य के लेखक बाल गंगाधर तिलक थे। चलिए 82वां क्वेश्चन कह रहा है पटना उच्च न्यायालय बिहार प्रांत का उच्च न्यायालय स्थापित किया गया था। तो आंसर हो जाएगा 3 फरवरी 1916 में। कह रहा है भारत में सर्वप्रथम 1862 ईस्वी में कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में उच्च न्यायालय का गठन किया गया था। संविधान में अनुच्छेद 214 के अंतर्गत प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान है। अनुच्छेद 231 के अनुसार संसद 2 या 2 से अधिक राज्य और संघ शासित क्षेत्र के लिए एक उच्च न्यायालय स्थापित कर सकता है। नेक्स्ट है 1917 में बिहार में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। वर्तमान में पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन है। 83वां क्वेश्चन कर रहा है एक नाव की स्थिर जल में गति 22 किलोमीटर प्रति आवर है तथा धारा की गति 8 किलोमीटर प्रति आवर है, तो हो जाएगा 15 मिनट में धारा के विपरीत चली गई दूरी हो जाएगा यहाँ पे 3.5 किलोमीटर। नेक्स्ट है आरक्षित नकदी निधि अनुपात को समझाया जा सकता है। तो आंसर हो जाएगा जमा राशि के अंश जो बैंक आरबीआई के पास रखते हैं। चलिए कह रहे आरक्षित नकदी निधि रिजर्व बैंक की मौद्रिक निधि का एक हिस्सा है। आरबीआई जब सीआरआर की प्रतिशत में वृद्धि करती है तो तरलता कम हो जाती है, जिससे महंगाई को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। सीआरआर के रूप में जो धन रिजर्व बैंक के पास जमा होता है उसे पर उन्हें किसी प्रकार का ब्याज नहीं मिलता है। वर्तमान में सीआरआर की दर 4.5% है। वैधानिक तरलता अनुपात SLR के अंतर्गत बैंक अपने जो है सकल जमाओं का एक विशेष हिस्सा अपने ही पास तरल परिसंपत्तियों में रखता है। वर्तमान में SLR की दर जो है वो है 18%।
नेक्स्ट है 85वां क्वेश्चन, रासायनिक परिवर्तन KClO3, KCl में क्लोरीन का ऑक्सीकरण अंग है, तो आंसर हो जाएगा 6 घट जाता है। यहाँ पर दे रखा है रासायनिक परिवर्तन KClO3, KCl में क्लोरीन की ऑक्सीजन संख्या है, यहाँ पे इसका सारा फॉर्मूला दे रखा है, इसको देख लीजिएगा एक बार। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है, ऑक्सीकारक एवं अवकारक दोनों जैसे आचरण करने वाला पदार्थ हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस अम्ल इत्यादि है। KMnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या 7 है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जब ऑक्सीजन से संयोग करते हैं तो इनकी ऑक्सीकरण संख्या धनात्मक होती है। एक घन के आयतन में अनुमानित परिवर्तन क्या होगा जिसकी एक भुजा x मीटर है तथा उसमें 3% की वृद्धि होती है, तो आंसर हो जाएगा D 0.09 x³ m³। 87वां क्वेश्चन कह रहा है मानवों में ध्वनि उत्पन्न होती है, तो आंसर हो जाएगा कंठ द्वारा। कह रहा है मानव में ध्वनि कंठ द्वारा उत्पन्न होती है। मानव में लेरेक्स यानी स्वर ग्रंथि कंठ में स्थित होती है, जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। ध्वनि जो है तरंग अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है। ध्वनि तरंग तीव्रता डेसिमल में मापी जाती है। मनुष्य के लिए मानक ध्वनि 60 डेसिबल है। जो है श्वसन मार्ग का वह भाग जो ग्रसनी को ट्रेकिया से जोड़ता है स्वर यंत्र या लैरिक्स कहलाता है। लैरिक्स प्रवेश द्वार का एक पतला जो है पतली समान कपाट होता है जिसे एपिग्लास्टिक्स कहते हैं। श्वसन एक जो है अपचयी प्रक्रिया है। श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के मेंडुला ऑब्लोंगेटा से किया जाता है। नेक्स्ट 88वां क्वेश्चन है CO2 में कार्बन की संकरण अवस्था क्या होती है, तो आंसर हो जाएगा sp। कार्बन डाइऑक्साइड का अणु रैखिक होता है। कार्बन डाइऑक्साइड में 2 बंद युग्म इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें जो है एकांकी युग्म इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। इस बंद कोण 180 डिग्री होता है। नेक्स्ट है भारत सरकार ने किस वर्ष में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, तो आंसर हो जाएगा 1969 में। भारत सरकार ने 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। 19 जुलाई 1969 को 50 करोड़ से अधिक जमाए वाली बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। पुनः 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 15 अप्रैल 1980 को किया गया था। वर्तमान समय में भारत में कुल 12 राष्ट्रीयकृत बैंक है। बैंकों में ग्राहक सुविधा सुधारने के लिए 1990 में MN गोईपोरिया समिति का गठन किया गया। बैंकिंग लोकपाल की शुरुआत 1995 में की गई थी। नरसिम्हा समिति का संबंध भी बैंकिंग क्षेत्र से है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एकांकी संकलन विषाणु प्रभाकर जी का नहीं है, तो आंसर हो जाएगा बादलों के पार, ये नहीं है। 91वां क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पे केंद्रीय प्रवृत्ति का सर्वाधिक लोकप्रिय एवं सर्वाधिक प्रयुक्त माप है, तो आंसर हो जाएगा माध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92वां कर भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने के अधिकार है, तो आंसर हो जाएगा 30 के ए में। नेक्स्ट है यहाँ पे भारतीय संविधान केवल धार्मिक एवं भाषाई आधार पर अल्पसंख्यकों को मान्यता प्रदान करता है। अनुच्छेद 29(1) में वर्णित है कि भारतीय नागरिकों को जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है इसे बनाए रखने का अधिकार है। अनुच्छेद 29(2) में कहा गया है कि राज्य द्वारा जो है पोषित या राजनिधि से सहायता पाने वाली किसी संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल वंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे अनुच्छेद 30(2) में वर्णित है कि शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी शिक्षा संस्था के विरुद्ध इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंधन में है। नेक्स्ट में संविधान के अनुच्छेद 29 एवं 30 के अंतर्गत प्रदत्त सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार भाग 3 के अंतर्गत मौलिक अधिकार है। 93वां क्वेश्चन कर रहे हैं निम्नलिखित में से कौन से जिले में बांसकुंड बांध स्थित है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे लखीसराय में। कर है नागा बगीचा बांध जहानाबाद में दरधा नदी पर स्थित है। राजगीर में सर्वाधिक जलकुंड विद्यमान है जहाँ पे जो है सूर्य कुंड, गोमो कुंड, ब्रह्मा कुंड, मखदुम कुंड आदि स्थित है। रामेश्वर कुंड, भीम बांध, सीता कुंड, लक्ष्मण कुंड आदि मुंगेर में स्थित है। और गया में सिर्फ एक है जिसका नाम है अग्नि कुंड। 94वां क्वेश्चन का है यदि सरल रेखीय पूर्ति वक्र कीमत अक्ष को काटता है तो पूर्ति की लोच होगी, आंसर हो जाएगा इकाई के बराबर। कह रहा है बाजार मांग वक्र मांग के नियम के अनुसार बाईं से दाईं ओर नीचे की ओर
अधिपूर्ति ढालना वाला होता है, क्योंकि वस्तु की कीमत तथा उसकी मांग गई मात्रा में ऋणात्मक संबंध होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, जब एक विशेष कीमत पर बाजार में मांगी गई मात्रा पूर्ति गई मात्रा के बराबर होती है तो उसे बाजार संतुलन कहते हैं। नेक्स्ट है, जब किसी वस्तु की बाजार मांग उसकी बाजार पूर्ति से अधिक होती है तो इसे अधिमांग कहा जाता है। नेक्स्ट है, जब किसी वस्तु की पूर्ति बाजार मांग से अधिक होती है तो उसे अधिपूर्ति कहा जाता है। फिर आता है, बेलोचदार वस्तुएं प्रायः मांग और आपूर्ति के नियम को लागू नहीं होती है। 95वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित से कौन सा युग सही नहीं है? कुंवर सिंह बिहार से सही है, लक्ष्मीबाई झांसी से सही है, नाना साहब अवध से, ये यहाँ पे गलत है, और मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से, ये भी सही है। यानी यहाँ पे देखिए कह रहा है, नाना साहब कानपुर से 1857 के सिपाही विद्रोह का नेतृत्व किए थे कानपुर से, जबकि यहाँ अवध दे रखा है, जो कि गलत है। कुंवर सिंह बिहार से जगदीशपुर से विद्रोह लड़े थे। लक्ष्मीबाई जो है झांसी से, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से, अवध से था हजरत महल, ठीक है। फिर आता है, बेगम हजरत महल को कपड़ी के नाम से भी जाना जाता है। दिल्ली से बहादुर शाह जफर और बख्त खां जो था वहाँ पर नेतृत्व किया था, सैन्य नेतृत्व, ठीक है। बरेली से खान बहादुर खां का जो है नेतृत्व में हुआ था। 1857 ईस्वी क्रांति के बारे में इतिहासकारों का मत जो है, यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, ये बी डी सावरकर जी ने कहे थे। यह भारत का राष्ट्रीय विद्रोह था, ये डिजरायली के द्वारा। बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध था, ये टी.आर. होम्स के द्वारा कहा गया था। 96वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का कुचालक है? तो आंसर हो जाएगा प्लास्टिक। प्लास्टिक विद्युत का कुचालक होता है। कुचालक वह पदार्थ होता है जिसमें विद्युत धारा प्रवाह नहीं होते हैं। चांदी विद्युत का जो सबसे अच्छा चालक होता है। घरेलू विद्युत तार के रूप में तांबा धातु का जो है प्रयोग किया जाता है। विद्युत का ऐसा मात्रक एम्पियर होता है। धातुएं उष्मा एवं विद्युत के सुचालक होते हैं। धातु में विद्युत चालकता घटते क्रम में सबसे ज़्यादा होगा चांदी में, फिर तांबा में, फिर एल्यूमिनियम में, फिर टंगस्टन में। शीशा की उष्मीय एवं विद्युत चालकता सबसे कम होती है। चलिए 97वां क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित ऑक्साइड के अम्लीय गुण का सही क्रम क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा इसका डी, N2O5 ग्रेटर दैन SO2 ग्रेटर दैन CO2, सॉरी लेस देन होगा, यहाँ पे लेस देन है, ये सारा लेस देन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। जिसका ऑक्साइड संख्या अधिक होता है वो अधिक अम्लीय अधातु ऑक्साइडों का निर्माण करता है, लेकिन SO2 एवं CO2 की ऑक्सीकरण संख्या समान, इसीलिए SO2 एवं CO2 को जल में घोलने पर यह H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल या H2CO3 यानी कार्बोनिक अम्ल बनाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल कार्बोनिक अम्ल की अपेक्षा अधिक प्रबल अम्ल है। 98वां क्वेश्चन है, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र प्रेषित करते हैं, तो आंसर हो जाएगा लोकसभा के उपाध्यक्ष को। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देते हैं। संविधान के अनुच्छेद 93 के अंतर्गत लोकसभा सदस्यों द्वारा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को चयन किया जाता है। अध्यक्ष उपाध्यक्ष को तथा उपाध्यक्ष अध्यक्ष को त्यागपत्र देते हैं। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था अनुच्छेद 108 में किया गया, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे। संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। यह अनुच्छेद 118 में 18 के 4 में कहा गया है। लोकसभा की गणपूर्ति या कोरम कुल सदस्यों का 1/10 भाग होना चाहिए, यानी 55 सदस्य। कराधान विधेयक के संबंध में लोकसभा का निर्णय अंतिम होता है, यह संबंध में संयुक्त अधिवेशन व्यवस्था नहीं है। 99वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? तो आंसर हो जाएगा धीरे धीरे। चलिए लास्ट क्वेश्चन है 100 नंबर का, वास्को डी गामा ने भारत की खोज कब किया? तो 1498 में। इस यात्री में वास्को डी गामा को गुजरात पथ प्रदर्शक अब्दुल मजीद ने सहयोग किया था। वास्को डी गामा एक पुर्तगाली यात्री थे। 1498 में वास्को डी गामा भारत में सर्वप्रथम कालीकट बंदरगाह पहुंचा, जहां राजा जमोरी ने वास्को डी गामा को जो है स्वागत किया था। वास्को डी गामा पुर्तगाली के लिए ने भारत के साथ व्यापारिक संबंध की शुरुआत की थी। वास्को डी गामा भारत से लौटते वक्त भारतीय मसालों को यूरोप ले जाकर बेचा, जिससे उसे 60 गुना मुनाफा हुआ। 1505 ईस्वी में फ्रांसीस्को द अल्मेडा भारत का प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया था। 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क ने बीजापुर के सुल्तान से गोवा को अपने कब्जे में ले लिया। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क को ही माना जाता है। इस तरह से यहाँ पे 100 क्वेश्चन का डिस्कशन समाप्त होता है। फिर हम अगला जो है लेकर के आएंगे पेपर। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए।
चैनल जितना आपका जो है ग्रो करेगा उस हिसाब से हम काम करेंगे, ठीक है। क्योंकि मेरा भी देखिए, मैं भी एक गवर्नमेंट जॉब में हूँ, तो वहाँ से आने के बाद वीडियो बनाता हूँ, थोड़ा मेहनत लगता है क्योंकि उसको एडिट करते हैं फिर डालते हैं, इसीलिए टाइम लग जाता है। फिर सोचेंगे जो जल्दी जल्दी डालने के लिए, तो प्लीज़ आप लोग चैनल को थोड़ा प्रमोट कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।